नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फेफड़े का कैंसर के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के रेडियोथेरेपी विभाग में बतौर सह आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर विकास फोतेदार जी। डॉक्टर फोतेदार जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको साझा कर दें, जो कोई भी इस कार्यक्रम में अपनी किसी भी समस्या और उससे जुड़े समाधान को लेकर हमारे बीच जुड़ना चाहते हो, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177 2800 और 2800 जिस तरह से प्रदूषण, एनवायरनमेंट जो हमारा पॉल्यूटेड हो गया हुआ है, अगर हम चारों तरफ की बात करें, कुछ एक राहत ज़रूर मिली कोरोना के इस युग में कि जो हमारा एनवायरनमेंट था काफ़ी हरा भरा हो गया, और साथ ही में जीव जंतु जो विलुप्त हो चुके थे वो भी अब देखने में नज़र आ रहे हैं। पर ये अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट एक ऐसा बड़ा नासूर है जिसने न जाने कितनी जीव जंतु, वनस्पतियों को और ख़ास तौर पर हमारे मानव प्रजाति को भी इसने छोड़ा नहीं है। फेफड़े के कैंसर की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा आजकल जानलेवा खतरे वाली बीमारी है, जो कि आए दिनों में पिछले कुछ दशकों की अगर बात करें तो बड़ी तेज़ी से इसका इंसिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर पूरे विश्व स्तर की बात करें तो किस पायदान पर इसका आकलन करते हैं आप? विमल जी, जैसे आपने बताया कि आजकल कोरोना के चलते कुछ एक फ़ायदे हमारे ज़रूर हुए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन या प्रदूषण थोड़ा कम हुआ। ये बात सही है, मगर कोरोना के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम साइड पर रख के अगर हम लंग कैंसर की बात करें, हाँ, लंग कैंसर देखा गया, जिसको हम फेफड़े का कैंसर भी कहते हैं, तो देखा गया कि लंग कैंसर नंबर 1 कैंसर देखा गया पूरे विश्व में। पहले देखा जाता था कि खाली ये पुरुषों में देखा जाता है नंबर 1 कैंसर है। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ यूएस है, वहाँ देखा गया कि लंग कैंसर महिलाओं में भी बहुत कॉमन है। तो अगर हम विश्व की बात करें तो लंग कैंसर नंबर 1 कैंसर देखा गया है। और अगर आप अपने देश की बात करें, यहाँ भी देखा गया कि पुरुषों में लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर नंबर 1 कैंसर पाया गया है। और अगर अपने प्रदेश की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ भी हमारे यहाँ 25 से 30% लोग हमारे पास कैंसर, फेफड़े के कैंसर से पीड़ित हैं। अगर आम हमारे जो जनमानस है या हमारी आवाम ये जानना चाहे कि ये जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं हमारे, इनका क्या क्या कार्य रहता है, और अगर हम बाद में पैथोलॉजी की बात करें, जैसे कैंसर या और भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो इस फेफड़े की बीमारियों से जुड़ी हुई हैं और जिनके जो लक्षण हैं वो कई आपस में मिलते जुलते, मेल खाते हुए नजर आते हैं, तो ये जो फेफड़ा है हमारा, इसका जो प्रमुख जो रोल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल, वो क्या रहता है? देखिए विमल जी, फेफड़ा मान लीजिए हमारे शरीर में एक बलून या जिसको हम गुब्बारा जैसा कहते हैं, एक ऐसा है जिसमें हम गैसेस एक्सचेंज, जहाँ हमारी गैस की एक्सचेंज हो जाती, जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो दोनों फेफड़े में मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में चला जाता है, जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरे हमारे शरीर में हर अंग को ज़रूरत पड़ती है। तो मेन इसका काम है कि गैसेस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान करना। तो ये मेन का है फंक्शन लंग कैंसर के। दूसरा आपका प्रश्न था कि फेफड़े में और कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, फेफड़े में बहुत किस्म की बीमारियां होती हैं। अगर हम इनमें इन्फ्लेमेटरी रीजंस लें, जिनमें संक्रमण हो, जैसे निमोनिया हो, ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक हमारे प्रदेश में और हमारे देश में बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारी सार्कोइडोसिस कोई बीमारी है, बच्चों में अलग अलग किस्म की बीमारी होती है फेफड़ों में, पर मेन हम इनमें लेते हैं या तो हम इन्फ्लेमेटरी या संक्रमक डिजीज़ लेते हैं या नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ लेते हैं। नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ में लंग कैंसर एक कॉमनेस्ट कैंसर है। इन्फेक्शन में निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और सार्कोइडोसिस, ये कुछ बीमारियाँ हैं जो कॉमनली फेफड़े में पाई जाती हैं। फेफड़े के कैंसर जब भी ये डायग्नोसिस किसी की पुष्टि करते हैं तो काफ़ी खौफ रहता है, लगता है कि बड़ा डिवास्टेटिंग, बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है, पर ऐसा नहीं है। फेफड़े के कैंसर भी आप बोलते हैं कि कई टाइप्स के होते हैं जी, और वो कई टाइप्स के भी, जो मेल फीमेल की अगर हम बात करें, आयु की अगर हम बात करें, तो रिस्क फैक्टर्स की हम जानेंगे आपसे। ये क्या जो फीमेल्स हैं हमारी प्रोटेक्टिव हैं लंग कैंसर, जैसे कई और भी कैंसर है उसमें फीमेल्स को प्रोटेक्टिव कहा गया है, और मेजॉरिटी में जो भी कैंसर्स हैं ये ज़्यादातर
मेल्स में देखे गए हैं। जी। फीमेल क्यों सुरक्षित है इस कैंसर से? और अगर आप बात करते हैं कि नहीं फीमेल्स में भी अभी कैंसर होना शुरू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये आंतरिक कारण है या जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें? विमल जी, पहली बात मैं बताऊं कि फीमेल्स में कोई ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्शन है नहीं, कोई अगर हम ये सोच के चले जेनेटिकली उनमें कोई प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी जो शुरुआत में मैंने बताया कि लंग कैंसर अब महिलाओं में भी बहुत कॉमन होता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं देखा कि फीमेल्स में या महिलाओं में लंग कैंसर नहीं होता है। अब फीमेल्स में भी लंग कैंसर होता है, मगर हाँ लंग कैंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे हम स्मॉल सेल लंग कैंसर या नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं, उनमें देखा गया है कि भाई नॉन स्मॉल सेल में एक एडिनोकार्सिनोमा होता है, वो महिलाओं में बड़ा कॉमनली देखा गया कि, पर ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि फीमेल्स में या महिलाओं में हमारे यहाँ लंग कैंसर कम होता है। हाँ, एक कारण हो सकता है, पहले ज़माने में 15-20 साल 25 साल पहले महिलाएं स्मोकिंग या धूम्रपान नहीं करती थी, वो कारण एक था कि उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। पुरुष ज़्यादा धूम्रपान और बाहरली एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, जैसे खेत में काम करते थे या फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, उनमें लंग कैंसर मेनली पाया जाता है। तो मेन कारण हमारे लंग कैंसर का है स्मोकिंग से या धूम्रपान से रिलेटेड है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हमने पहले बात की, जो हमारे वातावरण में प्रदूषण है, उनमें देखा गया है कि लंग कैंसर उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। डॉक्टर साहब देखिए, वातावरण तो पूरा ही प्रदूषित है और उसमें हम सारे जनमानस, सारे प्राणी रहते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कोई जो परहेज भी कर रहा है, स्मोकिंग नहीं करता, किसी की फैमिली में हिस्ट्री नहीं है और लोग भी उसी वातावरण में रह रहे हैं, पर कई आदमी जो है वो प्रोन हो जाते हैं, उन्हें कैंसर हो जाता है। तो ऐसा कोई आंतरिक जो आपकी रचना है इस तरह की जिससे ये कैंसर प्रभावित होता है या उसमें उग्रता उसकी बढ़ती है? देखिए विमल जी, ऐसा कोई शोध नहीं हुआ कि जिसमें देखा गया कि कई लोगों को, हम देखें कि जो 10 साल भी सिगरेट पीते हैं या 15 साल भी पीते हैं, उनमें कभी कभार कैंसर नहीं होता है। देखा गया कोई जेनेटिक फैक्टर्स देखे गए हैं, ये प्रूव नहीं है हर जगह कहीं कि ऐसे देखा गया कि उनमें देखा गया कि कोई जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या वो इम्यूनिटी उनकी ऐसी होती कि वो कैंसर नहीं हो जाए उनमें। मगर कईयों में देखा गया अगर कोई 2 साल भी सिगरेट पिए या पोल्यूशन में काम करें, उनमें कैंसर हो जाता है। मगर मुख्तसर बात यह है कि जब तक ना हम इन 2 मेन रीजंस को, स्मोकिंग जिसको हम धूम्रपान कहते हैं, धूम्रपान किसी भी रूप में, वो सिगरेट हो या बीड़ी हो या हुक्का हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बाहरली कंट्रीज में पाइप स्मोकिंग भी करते हैं, किसी भी रूप में धूम्रपान का सेवन कैंसर को आमंत्रित करता है। तो मेन रीज़न देखा गया इसमें स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन या प्रदूषण में, वातावरण में प्रदूषण होना। कई लोगों की ऐसी धारणा भी है कि ये जो फिल्टर सिगरेट में लगे होते हैं या सिगरेट को आगे से पीना, उससे कैंसर की संभावना कम होती है, या जो ये बीड़ी हैं जो पत्ते से बनी होती हैं, कई लोग गांव में ये भी बोलते हैं कि जी जो बीड़ी पीते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उन्हें कैंसर नहीं होता। कई हुक्के का बनी, कई उसमें भी कई बातें सामने आती हैं जी, जी। कि जो पानी से फिल्टर हो रहा है धुआं, तो उससे बचाव होता है। तो इसका क्या मानना है आपका? ऐसा है कि विमल जी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कोई। मैंने पहली बात मैं बोलता हूँ फिल्टर सिगरेट के बारे में, ये एक गलत धारणा है कि फिल्टर सिगरेट में अगर वो थोड़ा सा कॉटन पीछे से लगा दें उसमें फ़िल्टर हो जाए, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसमें फ़िल्टर सिगरेट जो पी रहे हैं उनमें कैंसर नहीं होता। देखा गया कि उनमें भी कैंसर होता है। दूसरा है कि बीड़ी पीने से, बीड़ी में भी उस टाइप के कुछ तत्व होते हैं या जिनको रसायन कहते हैं जो उनमें से निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कैंसर होता है। पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो हम बोलें कि फिल्टर सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से या इवन तीसरा आपने बोला हुक्का पीने से उसमें कोई पानी में से फिल्टर होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो हम ये बता पाएँ कि नहीं उनमें कैंसर होने के चांसेस नहीं है या कम है, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा, अगर बात करें जैसे ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है जो, और साथ में एक ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन जी, तो इनमें से ज़्यादा घातक कौन सा है कैंसर को प्रमोट करने के लिए? देखिए देखा गया कि जो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इनमें देखा गया कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो ये एक शोध हुआ है जिसमें अब एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया कि जो लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं उनमें देखा कि लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो वातावरण में पोल्यूशन है, जो ऑटोमोबाइल, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है, उनमें भी चांस रहता है कि कैंसर होने का या अलग किस्म के रोग होने के। मगर देखा कि जो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उनमें ज़्यादा देखा गया कि उनमें लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए, इंडस्ट्रीज़ बहुत हो गई हमारे में, प्रगतिशील देश हमारा सामने उभर कर आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत है और उसमें लेबरर क्लासेस हैं, हर वर्ग का आदमी उसमें कार्यरत है, उस एनवायरनमेंट में जुड़ा हुआ है। उसके साथ वनस्पतियों में भी अगर इसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो भी इफेक्टेड है जी। अगर उससे बचाव करना, आप उस एरिया में आपको काम करना है, आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, आपको आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको वहाँ रोज़गार मिला हुआ है, आपको काम करना है। ऐसे परिवेश में, ऐसी जगह में
आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी बनता है जिससे कि आप उसके इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं? देखिए, जैसे अब आज के ज़माने में हम कोरोना के दौर में हम मास्क का प्रयोग करते हैं। कई शोध हुए हुए हैं या जिनमें कई रिसर्च हुई हुई है कि हाँ, अगर कई मजदूर या कोई लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, इनमें कुछ बचाव के कुछ साधन लिए जा सकते हैं। देखा गया कि मास्क से कुछ प्रोटेक्शन तो होता है। हम बोले 100% प्रोटेक्शन है, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, मजबूरी में अगर किसी को ये काम करना भी पड़ा, क्योंकि आप अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। पर हाँ, देखा गया कि अगर हम मास्क का प्रयोग करें, मास्क से कुछ प्रोटेक्शन, जो कुछ पोल्यूटेंट्स या कुछ जो तत्व है वो कुछ फिल्टर हो सकते हैं। मगर ये ऐसा भी नहीं है कि अगर मास्क लगाएं उससे 100% सेफ्टी भी नहीं है। मगर हाँ, कुछ सेफ्टी तो हो सकती है। जी, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा बैरियर अगर आप रखते हैं वो ठीक है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो क्या लंग कैंसर में भी इम्यूनिटी का रोल है या नहीं है? बिल्कुल जी, ये देखा गया है कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, तभी मैं पहले जो आपने एक प्रश्न किया था कि कईयों में महिलाओं में क्यों कम लंग कैंसर के चांस होते हैं, या कई लोगों को जो 10 साल भी सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनमें लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं, कईयों को 1 साल में ही हो जाता है। देखा, इसमें इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है कईयों में बहुत अच्छी होती है और उनमें लंग कैंसर के चांसेस कम रहते हैं। कईयों में लोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है और उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये देखा गया कि पोल्यूशन या सिगरेट स्मोकिंग, इसमें भी देखा गया कि हमारा इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है वो अगर उजागर है तो आप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों बीमारियों से बचाव अपने शरीर को बचा सकते हैं। बिल्कुल जी। लक्षणों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये अक्सर देखा गया है कि कई लोगों को एलर्जिक खांसी होती है, काफ़ी लंबे अरसे से खांसी हो रही है। तपेदिक में भी देखा गया बड़े लंबे अरसे से खांसी हो रही है। तो जो लंग कैंसर के मरीज होते हैं उसमें इनिशियल स्टेजेस पे किस तरह के लक्षण आते हैं और कौन से जो एज ग्रुप है, अगर मेल की बात करें फीमेल की बात करें, तो किस एज की पड़ाव में जिसका रिस्क जो है ज़्यादा देखा गया है और आपको सतर्क रहना है और कब डॉक्टरी परामर्श लेना है? देखिए विमल जी, ये मैं जो श्रोता हमारे हैं उनके लिए मैं ये खास जानकारी कि लक्षण को पहचानने की बात है। अगर किसी को लंग कैंसर है तो क्या लक्षण होते हैं, तो फिर एज ग्रुप और अलग अलग बात उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला कि लंग कैंसर के ऐसे कौन से लक्षण है जिससे लोगों को सतर्क होना चाहिए। मैं पहले बोल दूं, अगर कोई बहुत ऐसा कोई है कि जो काफ़ी समय से पोल्यूशन में काम कर रहा है या इंडस्ट्री में काम कर रहा है या धूम्रपान का प्रयोग कर रहा है, उनमें हमेशा सतर्क करना चाहिए। लक्षण क्या है, कभी कभार कोई लक्षण ही नहीं आता है अर्ली स्टेज में, जब अर्ली से कोई लक्षण ही नहीं आता है। कभी कभार हम किसी और कारण के लिए एक्सरे करते पता चलता है कि वहाँ लंग कैंसर बन रहा है। जो कॉमन लक्षण है देखा गया काफ़ी समय से खांसी हो, खांसी के साथ खून आता हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ महीने 2 महीने से 3 महीने से किसी को खांसी हो रही है, वो अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहा है तो फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो हमेशा शक करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें धूम्रपान भी करता है और अगर कहीं पोल्यूशन के में रह भी रहा हो, हमेशा शक करना चाहिए। काफ़ी समय तक खांसी रहे हो, जो खांसी ठीक नहीं हो रही हो डॉक्टरी सलाह के बावजूद भी। दूसरा है कि खांसी के साथ खून आना, अगर कभी खांसी के साथ खून आए, ये भी एक लक्षण होता है लंग कैंसर के या फेफड़े कैंसर के। मैं यहाँ श्रोताओं को फिर बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसमें भी वैसे लक्षण आते हैं। मैं ये कभी किसी को नहीं बोलता कि किसी को खांसी के साथ खून आए या काफ़ी समय तक खांसी रहे तो इसका मतलब है किसी को ट्यूबरकुलोसिस या इसमें लंग कैंसर हो। हमेशा ट्यूबरकुलोसिस का भी डायग्नोसिस बनता है इसमें, पर ये कॉमन लक्षण है, दोनों में देखे जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी जब एडवांस स्टेज होती है, सांस का फूलना, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़े तो सांस फूल जाता है, या कभी छाती में दर्द हो या कभी आवाज़ में बदलाव हो, हमेशा शक करना चाहिए कि अगर वो पेशेंट स्मोकर है या पोल्यूशन में काम कर रहा हो, हमेशा शक करना चाहिए कहीं ये लंग कैंसर की तो नहीं होता। अगर ऐसे लक्षणों से कोई पेशेंट आ जाए तो हमेशा अपनी जांच डॉक्टर से कराना चाहिए। एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम एक्सरे कहते हैं, छाती का एक्सरे कराना चाहिए, जो हमारे हर पीएचसी या हर सीएचसी में अवेलेबल रहे। अब मिनिमम ये वाला इन्वेस्टिगेशन तो करानी चाहिए। चलिए, एक्सरे के बाद आगे जो विस्तृत और भी जो आपके पास जरिए हैं इन्वेस्टिगेशन, उनके बारे में भी जानेंगे। आपने कहा कि काफ़ी लंबे अरसे से खांसी तपेदिक में, ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकती है, टीबी में भी हो सकती है, लंग कैंसर में भी हो सकती है। अक्सर ये भी देखा गया कई वायरल इन्फेक्शंस और कई हार्ट की प्रॉब्लम्स में, जैसे कई आपने जो आपके वॉल्व्स की प्रॉब्लम की बात करते हैं, जैसे कि एमएस हो गया, माइटल स्टेनोसिस, हार्ट की पैदाइशी जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं कई,
रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है जी। उसमें भी इस तरह की हो सकती है। मेरा प्रश्न आपसे था कि कौन सा एज ग्रुप जो है, हमें क्या लगना चाहिए कि यंग एज में ज़्यादा संभावना है, मिडिल एज ग्रुप में ज़्यादा है या एडवांस एज ग्रुप में ज़्यादा है? विमल जी, पहले होता था कहते जो 50 साल या 60 साल से ज़्यादा लोग होते थे, उम्र की 50 से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा लोग, उनमें देखा जाता है लंग कैंसर बड़ा कॉमनली देखा गया है। अब क्योंकि ये पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन या वातावरण में जो प्रदूषण है या स्मोकिंग पहले से लोग करते हैं, उनमें देखा गया है कि अब लंग कैंसर काफ़ी 30 साल की 25 साल की एज में भी हम देखते हैं। पर मेन जो कॉमन एज ग्रुप है वो 50 या 60 साल से ज़्यादा एज ग्रुप है, उनमें ये देखा गया कि लंग कैंसर ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब देखिए, आजकल कोरोना युग हम इसे कह रहे हैं क्योंकि कोरोना, हर जगह कोरोना के बारे में ही खौफ है जी। जबकि उसकी अगर मॉर्टेलिटी की बात करें तो शायद 1 से 3% या 2 से 3%। आप बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो ये लंग कैंसर है ये नंबर 1 पे कैंसर है। बिल्कुल जी। अगर कैंसरों की बात करें, आपने हमारे हिंदुस्तान की बात भी की तो वहाँ भी बोला नंबर 1 है, और हम अपने प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी नंबर 1 है। कोरोना के बारे में हम इतने सारे विजिलेंट हो गए, इतने सतर्क हो गए, मास्क की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, डाइट की बात कर रहे थे, घरों में ना निकले, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करें, बाहर से कोई आए, इतना ज़्यादा फोकस। इतना बड़ा कैंसर है जिसमें कि जानलेवा खतरा है, इसके बारे में हम सतर्क क्यों नहीं है, सजग क्यों नहीं है पब्लिक? और जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस पर रोकथाम क्यों नहीं हो रही अगर ये इतना नासूर बन चुका है? देखिए विमल जी, ऐसा है कि जैसे लंग कैंसर की बात हम करें, हाँ ये बात सच है कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन या धूम्रपान से हो रही है। जागरूक दुनिया है, काफ़ी लोग जागरूक भी है। जो हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी जागरूकता का एक तरीका है कि हम लोगों को जागरूक करें। पर ये देखा गया कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि लंग कैंसर होने के और दूसरा है कि देश की प्रगति का। हमें इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए, पर हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जहाँ ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन आम पब्लिक तक ना पहुँचे, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। हाँ, लोगों को जागरूक करना, अपने आप से कैसे बच सकते हैं, वो मेन रीज़न है, वो मेन फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट्स का कि भाई कैसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हेल्थ के बारे में, जो लंग कैंसर के बारे में, इसके बारे में जानकारी लोगों को दे दें। चलिए वैसे आपसे जानकारी लेते हैं। अगर लंग कैंसर बोलते हैं, कई बार 2 फेफड़े हैं आपके और उसके भी लोब्स हैं, तो लंग कैंसर ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है, अपर में होता है या लोअर में होता है? देखिए विमल जी, देखा जाए कि ये लंग कैंसर मेनली देखा दोनों फेफड़ों में होता है। थोड़ा कॉमनेस्ट हम देखते हैं कि राइट साइड राइट फेफड़े में होता है कि कॉमनेस्ट लंग कैंसर राइट फेफड़े में होता है। वो उसका कारण क्या बनता है राइट? देखिए, अगर हम एनाटमी की बात करें, एनाटमिकली हमारे एक ब्रोंकस होता है, चलो आम जनता उसमें पूरे डिटेल नहीं समझ पाएगी, पर एक ब्रोंकस छोटा होता है। कहता है जी पोल्यूशन जो सीधे राइट लंग में चला जाता है उसके ब्रोंकस छोटा होता है, लेफ्ट साइड वाला ब्रोंकस थोड़ा लंबा होता है, शायद वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग जाता है। ये मेन रीज़न देखा गया कि राइट लंग में ज़्यादा कॉमन कैंसर देखा जाता है। जी, आप इन्वेस्टिगेशंस बता रहे थे, एक्सरे के अलावा और क्या एडवांस आपके पास जरिए हैं इन्वेस्टिगेशन के जिससे इसकी पुष्टि की जा सकती है? देखिए विमल जी, जैसे इन लक्षणों के साथ कोई लंबे अरसे तक खांसी रहे, खांसी के साथ खून आया, या सांस में दिक्कत हो, या सांस फूलता हो, या आवाज़ में बदलाव हो, या वज़न में कम हो, तो अगर इन लक्षणों से कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो पहला मैंने बताया आपको कि एक एक्सरे करा लेते हैं, छाती का एक्सरे करा लेते हैं, उसमें देखते हैं। अगर उस छाती के एक्सरे में हमें पता चला कि इसमें कोई बीमारी सी पनप रही है तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनमें कुछ और। जैसे उनमें से एक मुख्य है जो उनमें CT स्कैन कहते हैं। एक बार हमने छाती का CT स्कैन किया, देखा इसमें कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है। अगर हमें CT स्कैन में दिखे कि नहीं इसमें कुछ ट्यूमर या कोई कैंसर जैसा बन रहा है, तो एक टेस्ट होता है जिस पे हम डायग्नोज करें, उसको कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी के साथ एक बायोप्सी की जाती है, जिससे हम ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, ब्रोंकोस्कोप अगर आप आम भाषा में बोले, एक ऐसा एंडोस्कोप होता है जो सांस की नाली में डाला जाता है, और जहां हमें लगेगी इसमें कैंसर बन रहा है वहां से एक छोटा सा पीस लिया जाता है, उस पीस को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। फिर हमें उससे पता चलता है ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। अगर है तो किस टाइप का फेफड़े का कैंसर है, ये स्मॉल सेल है या नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। जी, ये जो सुविधाएं आपने बताई, जैसे एक्सरे तो अमूमन सभी जगह अवेलेबिलिटी है इसकी, जो ब्रोंकोस्कोपी है हमारे हिमाचल में, ये सारी जगह अवेलेबल है या IGMC में ही ब्रोंकोस्कोपी की जाती है? और साथ में एक पेट स्कैन की भी बात करते हैं, तो क्या पेट स्कैन भी इसमें कारगर सिद्ध होता है या नहीं? देखिए, जो पहली बात हम करेंगे कि ब्रोंकोस्कोपी हमारे IGMC में तो है ही है। इसके अलावा हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में भी, या राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में भी अवेलेबल है। अब धीरे धीरे अब ये हमारे
भिन्न क्या नाम अपने मेडिकल कॉलेज जैसे नाहन, मंडी में भी सुविधा अब जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात हुई पेट स्कैन की। पेट स्कैन का रोल हमारी स्टेजिंग के लिए, जैसे हम ये एक्सरे कराते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, कभी कभार हम पेट स्कैन की भी हमें सुविधा रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम इस पेशेंट को हम स्टेज कर पाते हैं। स्टेज मतलब कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो पेट स्कैन हमारे प्रदेश में अभी नहीं है, उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई है पेट स्कैन लगाने की। पेट स्कैन भी इसमें ज़रूरी एक इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी वजह से हमें इसकी स्टेज का पता चल जाता है फेफड़े के कैंसर का। आप किसी भी कैंसर की अगर बात करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आपकी जो ट्रीटमेंट है आउटकम बहुत अच्छा आता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप बतौर स्क्रीनिंग तौर पर अगर किसी को ये अपनी जानकारी लेनी है कि क्या मुझे, जैसे आपने बताया स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, और आपने ये भी बताया कि शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होता, अगर किसी को ये जानना चाहे, कोई ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है कि क्या मुझे उसकी संभावना तो नहीं हो रही है, तो वो कौन सा टेस्ट है और वो किस तरह से उसकी पुष्टि की जा सकती है? विमल जी, देखा गया कि हम पहले एक रिसर्च हुआ था कि भाई हम जनरल पब्लिक को अगर हम एक्सरे करा लें उससे कोई फ़र्क पड़ जाता है हमारे आउटकम में। अगर लंग कैंसर के आउटकम में देखा गया कि उसमें सिंपल एक्सरे कराने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस में लेते हैं, उसमें हम एमएमआर करा लेते हैं, उससे कोई देखा गया कि आउटकम में बड़ा फ़र्क। मगर देखा गया कि जो पेशेंट हाई रिस्क है, अब पूछेंगे कि हाई रिस्क क्या है, श्रोताओं को पता होना चाहिए। हाई रिस्क मतलब है जो काफ़ी समय से धूम्रपान कर रहे हैं मरीज़, या कोई भी व्यक्ति जो काफ़ी समय से धूम्रपान कर रहे हैं, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन या वातावरण प्रदूषण में काम कर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर साल में एक बार हम एक्सरे करा ले, उनमें कहता है डिटेक्शन रेट जल्दी हो जाता है, हम जल्द से जल्द डिटेक्ट कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम उसको जल्द डायग्नोज कर पाएँ और इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसका क्योर पॉसिबल है। मैं फिर यहाँ बताना चाहता हूँ, जो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन बता दी, इसमें अगर हम इन्वेस्टिगेट कर लें और स्टेज 1 से स्टेज 4 तक हम स्टेज करते हैं इसमें लंग कैंसर को, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। पहली और दूसरी स्टेज में अगर हम डिटेक्ट करें किसी लंग कैंसर को, ये पूर्णतः ठीक हो जाने वाली बीमारी है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं आपसे। तो ट्रीटमेंट के क्या क्या विकल्प है, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट के क्या विकल्प हैं और कितना आउटकम और क्या प्रोग्रेसिस रहता है, और अगर किसी कारणवश एडवांस स्टेज में आदमी आ जाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? देखिए विमल जी, मैंने पहले बताया कि इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। आमतौर पे हम हर कैंसर को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहली और दूसरी स्टेज को हम अर्ली स्टेज कहते हैं, तीसरी और चौथी को हम लोकली एडवांस्ड और एडवांस स्टेज कहते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज डिजीज़ की बात करें, अगर हमारे यहाँ लंग कैंसर जल्द से जल्द डिटेक्ट हो, मतलब कहने का मतलब है पहली या दूसरी स्टेज में देखा गया, अगर उसमें सर्जरी के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी लगाई जाए तो 5 ईयर्स या 5 साल का जो उसका एक्सपेक्टेंसी है वो करीबन 90% लोग 5 साल तक जीते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में आ जाएँ। अनफॉर्चुनेटली अगर वो एडवांस स्टेज में आ जाएं या तीसरी या चौथी स्टेज में, उसमें 5 साल का सर्वाइवल 30% या 25% ही रह जाता है। सो अगर हम जल्द से जल्द डायग्नोज करें इस लंग कैंसर को, तो ये पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ, लक्षणों के बारे में लोग सतर्क रहें, इसके बारे में जानकारी रखें, और अगर ऐसे लक्षण हो अपनी जाँच जल्द से जल्द नज़दीक हॉस्पिटल में करवाएं। तो आपसे जानना चाहेंगे, इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है, अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उजागर रखना है, तो क्या क्या नियम अपनाने ज़रूरी बनते हैं? देखिए, पहली बात, अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, पहली बात में धूम्रपान का पहले प्रयोग ना करें जी। दूसरी बात है कि आप सब चीज़ें खाएं जिसमें जो आप रूटीनली खाते हैं। ऐसे कोई डिफरेंट डाइट हम कोई सजेस्ट नहीं करते लंग कैंसर पेशेंट के लिए। जो घर में है दाल, चावल, सब्ज़ी, हरे पत्तेदार सब्ज़ी, ये रूटीन चीज़ें हैं, उन्हीं का प्रयोग करें। अगर इन चीज़ों, बाकी जंक फूड्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, अगर जंक फूड ना खाएं, अगर आप घर की साफ़ सुथरी घर की चीज़ें बने तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ने के बड़े चांस रहते हैं। और जो धूम्रपान है या शराब का सेवन है, इससे देखा गया कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो क्या कोरोना वायरस जो है लंग कैंसर के पेशेंट में इसकी उग्रता और सीवियरिटी और मॉर्टेलिटी बढ़ सकती है? क्योंकि आजकल कोविड-19 का ज़माना है। लंग कैंसर के में देखा गया कि जनरली हम लंग कैंसर की बात नहीं करें, देखे कोविड-19 या कोरोना वायरस देखा गया कि कैंसर पेशेंट्स में ज़्यादा उभर के आता है, क्योंकि ये देखा गया है कि लंग कैंसर या अलग किस्म के कैंसर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, उनमें देखा इम्यूनिटी या हमारी रोग से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसमें देखा कि कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे, आपने कहा स्मोकिंग बंद कर दें। कई लोग बोलते हैं बड़े समय से हमें स्मोकिंग करने की आदत है और वो डिपेंडेंस हो गई है, तो क्या स्मोकिंग त्यागना
कोई आसान काम है? और अगर इसको त्यागना हो टेक्निकली तो उसके लिए क्या क्या पहलू बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं? सबसे पहली बात है कि आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन या आप दृढ़ निश्चय करें। मैं सब मरीजों को अपने बोलता हूँ, कई लोग मेरे से पूछते हैं सर हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आपने पहले मेरे से पूछा था कि जब स्मोकिंग शुरू की थी? कहते सर आप पूछ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दृढ़ निश्चय करे कि नहीं जी मैंने स्मोकिंग छोड़ देनी, मेरे को लगता है कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगर आप हाँ आप आज नहीं कल नहीं छोड़ सकते, आप धीरे धीरे इसको टैपर कर सकते हैं। अगर आप एक बीड़ी का बंडल पीते हैं या एक सिगरेट का बंडल पीते हैं, आज 5 पी लीजिए, फिर आप 3 पे आ जाइए, फिर 2 पे आ जाए, 1-1.5 महीने में मुझे लगता है कोई दिक्कत है। मगर हाँ उस इंसान का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर उसने दृढ़ निश्चय है तो आसानी से स्मोकिंग या धूम्रपान छोड़ सकता है। डॉक्टर साहब अगर हम आउटकम की बात करें, अगर आप बता रहे थे कि प्रोग्नोसिस है कि वो इतने साल जी सकता है, क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थेरेपी अगर आप पेशेंट की करते हैं तो उसका भी आउटकम में प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। एक्चुअली हमारे यहाँ काउंसलिंग के भी कुछ सेशंस होते हैं। कभी कभार कई पेशेंट को हमने काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। देखा गया जो सकारात्मक सोच रखते हैं या पॉजिटिव थिंक रखते हैं उनमें आउटकम में बहुत फ़र्क पड़ता है। वो उनको यकीन होना चाहिए कि हाँ अगर मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और इसमें हमने अपने पेशेंट में देखा हुआ जो पॉजिटिव थिंकिंग से आते हैं उनका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है, और जिनका नकारात्मक सोच होती है उनमें आउटकम बहुत बढ़िया नहीं होता। तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, दृढ़ निश्चय बने, सबसे पहले प्रिकॉशन परहेज करें, और किसी कारणवश अगर हो भी जाए तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आजकल कई जरिए हैं जिससे कि आप इसके ट्रीटमेंट से फायदा उठा सकते हैं। वैक्सीन की अगर हम बात करें या एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोटेक्टिव कारगर सिद्ध हो सकती है या नहीं? देखिए इसमें काफ़ी रिसर्च चली हुई है। अभी तक लंग कैंसर का ऐसा कोई वैक्सीन नहीं आया हुआ। बात रही एंटीऑक्सीडेंट्स की बात, एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है कहीं हर कैंसर में, नॉट लंग कैंसर या फेफड़े के कैंसर के बारे में नहीं, किसी भी लंग कैंसर के में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं कभी कभार देखा गया कि उनमें चांसेस कम रहते हैं तो कैंसर होने के। तो वैसे ही लंग कैंसर में भी देखा गया कि अगर आपकी डाइट ठीक है, मैं फिर वही बताना चाहता हूँ आगे, अगर आप घर की साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं उनमें वैसी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हम गांव में जो चीज़ें खाते हैं। जंक फूड्स पे ज़्यादा जोर ना दें और आप अपने आप मुझे लगता है रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और कोई भी रोग होने के चांसेस कम रह जाते हैं। आप तो घरों में जो ये चूल्हा हमारे जो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर होता है, जो चूल्हा जलाते हैं, क्या वो भी प्रभावित हो सकते हैं? इसमें भी रिसर्च हुआ देखा गया कि जो ये हमारे यहाँ चूल्हा जलता है या गांव में चूल्हा जलता है, इनमें भी शोध हुआ है कुछ % चांसेस हैं कि भाई 5 या 7% लोगों में देखा गया अगर वो स्मोकिंग ना भी करे, देखिए चूल्हे के पास काम किया हुआ, उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पैसिव स्मोकिंग होती है। पैसिव स्मोकिंग मतलब है कि आप सिगरेट पी रहे हैं या मैं सिगरेट पी रहा हूँ, उसका जो धुआं होता है आप ले लेते हैं। अगर उससे भी देखा गया कि 5 से 7% लोगों में लंग कैंसर के चांसेस रहते हैं। अगर आप ना भी पिए तो इसलिए लोगों से ये आग्रह है, आपके घर में कोई पी रहे हैं उनको मना करें पीने से, या उनको एक अलग जगह दे दे जहाँ उनको मजबूरी हो। पहले तो उनको मोटिवेट करें कि सिगरेट ना बीड़ी ना पिए, मगर पैसिव स्मोकिंग या इनएक्टिव स्मोकिंग से भी लंग कैंसर के चांसेस देखे गए हैं। तो बिल्कुल जो पैसिव स्मोकिंग भी बताते हैं तो वो भी उतना ही जानलेवा है। तो इसलिए एक्टिव और पैसिव दोनों ना करें, बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखें। और जो वातावरण जो बता रहे हैं आप, जिस तरह से ये अनुकूल वातावरण हम बनाया जा सकता है कि पेड़ों का जो आपका वृक्षारोपण करें, ज़्यादा करें, हरियाली में ज़्यादा रहें, खुली सांसें जो ये बोलते हैं इनको अगर ज़्यादा रखें, और ये सारी चीज़ें डाइट और ये सब चीज़ें अगर हम अमल में लाते हैं तो हम लंग कैंसर से बच सकते हैं। आखिर में एक संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश मेरा विमल जी सबके लिए है, खासतौर युवा पीढ़ी से है। तो पहली बात है कि धूम्रपान का प्रयोग ना करें, और धूम्रपान का प्रयोग ना करें। और दूसरा कि अगर इन लक्षणों से जो हमने लक्षण गिना दिए, सांस चढ़ना या खांसी की होना, अगर इन लक्षणों से जल्द अपना जांच करा लिए तो हम लंग कैंसर को जल्द से जल्द डिटेक्ट करके इसका पूर्णतः इलाज हो सकता है, और डरने वाली कोई बात नहीं। समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।